नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ किस्मत का खेल नॉवल का फाइनल पार्ट, जो है 10वां पार्ट। इसके बाकी के 9 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं किस्मत का खेल नॉवल का 10वां पार्ट। मुबारक अली इंस्पेक्टर फाल्के के सामने पेश था। 2 घंटे से उसकी डंडा परेड चल रही थी, लेकिन फिलहाल वो चुप था। मैंने बड़ों बड़ों की जुबान खुलवाई है साले, फाल्के कहर भरे स्वर में बोला। तेरी माँ की। फाल्के का एक झन्नाटेदार थप्पड़ मुबारक अली के चेहरे पर पड़ा। मार साले, जितना मर्जी मार। तभी दरवाजा खुला और एसीपी देवड़ा ने भीतर कदम रखा। फाल्के और उसके साथ वहां मौजूद 2 हवलदार अदब से तन गए। देवड़ा ने प्रश्नसूचक नेत्रों से फाल्के की तरफ देखा। फाल्के ने इंकार में सिर हिलाया। देवड़ा मुबारक अली के करीब पहुंचा। मुबारक अली ने एक बार आग्नेय नेत्रों से देवड़ा की तरफ देखा और फिर सिर नीचे झुका लिया। इसे खोल दो, देवड़ा बोला। तुरंत उसके आदेश का पालन हुआ। पानी पियोगे? मुबारक अली ने सहमति में सिर हिलाया। तुरंत एक हवलदार ने उसे पानी पिलाया। देखो मुबारक अली, देवड़ा मीठे स्वर में उसे समझाने लगा, दिलेर और हौसलामंद होना अलग बात होती है, और मूर्ख और अकल का अंधा होना अलग बात होती है। डकैती में तुम्हारी दिलेरी काबिले तारीफ थी, लेकिन यहाँ अपनी जुबान बंद रख के जो दिलेरी तुम दिखा रहे हो वो दिलेरी नहीं, मूर्खता है। ये लोग तो तुम्हारा कीमा कूट डालेंगे 10 दिन के रिमांड में, और तुम्हारे जैसे अपराधी का रिमांड बढ़वा लेना मामूली बात है। मुबारक अली खामोश रहा। और फिर अब कोई फायदा भी तो नहीं जुबान बंद रखने का। माल पकड़ा जा चुका है, तुम्हारे साथी मारे जा चुके हैं, और जो कुछ तुम हमें बताओगे उसमें से तकरीबन की हमें जानकारी है तो पूछते क्यों हो? मुबारक अली बोला। क्योंकि हमारी तफ्तीश बताती है कि अभी भी तुम्हारे 2 और साथी आज़ाद है। मुबारक अली चौंक गए ना? देवड़ा मुस्कुराया। मुबारक अली, ऐसी बातों को भांपने की पुलिस को ट्रेनिंग होती है। मुबारक अली खामोश रहा। डकैती की पहली कोशिश के दौरान तुमने शिविर में जो सामान छोड़ा था उसकी पड़ताल बताती है कि शिविर में सुरंग खोदने के काम में तुम 6 जने शामिल थे। वहां से बरामद हुई कई चीजें, गिनती में 6 जो थी। तुम्हारा एक आदमी बाहर भी था। वो कैसे? एक तो अब हम वैसे ही जानते हैं कि रूपचंद जगनानी डकैती में तुम लोगों का साथी था और वो बाहर था। दूसरे वायरलेस टेलीफोन भी इसी ओर संकेत करता है। एक वायरलेस टेलीफोन शिविर में से बरामद हुआ था, दूसरा बाहर बाजार में पड़ा मिला था। क्या इतना ही ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि तुम्हारा एक साथी शिविर में बाहर भी था? ठीक। मुबारक अली ने कुछ न कहा। अब देखो, एक तो तुम हुए, दूसरा हुआ जॉर्ज सेबेस्टियन जिसकी जैकेट बम है, उसके लाइसेंस सुरंग में पाई गई थी। तीसरा हुआ सतीश आनंद, जो कि बाजार में हमारे एक बहादुर एसएसआई की गोली खाकर मरा था। चौथा हुआ रूपचंद जगनानी, जिसने की दत्तानी की कोठी में आत्महत्या कर ली। 5वां हुआ जामवंत राव, जो हमारी लापरवाही से लॉकअप में मर गया। बाकी बचे 2, हो सकता है उनमें से एक खांडेकर हो, एक फिर भी बचता है, और वही तुम लोगों का सरगना था और सारी योजना का दिमाग था। मुबारक अली, हमें शक है कि वो सोहल था। कौन सोहल? सरदार सुरेंद्र सिंह सोहल। अब उन इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। ये तुम्हारी ठिठाई है। जराइम पेशा वर्ग का तो बच्चा इस नाम से वाकिफ है, तो फिर तुम क्यों कर नहीं वाकिफ इस नाम से? मुबारक अली ने उत्तर नहीं दिया। जवाब दो, पहले आप मेरी एक बात का जवाब दो। पूछो, पुलिस की मदद करने में मेरा क्या फायदा? मुझे क्या, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हासिल होएगा पुलिस की मदद करके? हाँ, देवड़ा प्रशंसात्मक स्वर में बोला। ये समझदारी का सवाल है। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं तुम्हें वादा माफ गवाह बनाकर छुड़वा ही दूंगा। तुम्हारा अपराध बहुत गंभीर है। सशस्त्र डकैती की बड़ी लंबी सजा होती है, लेकिन एक वादा मैं तुमसे कर सकता हूँ। क्या? अगर तुम तमाम हकीकत सच बयान कर दो, और अगर तुम्हारी मदद से हम सोहल को पकड़ने में कामयाब हो गए, तो मैं इस बात के लिए जान लड़ा दूंगा कि तुम्हें कम से कम सजा हो। कितनी? 1 या 2 साल की, जबकि मौजूदा हालात में तुम कम से कम 10 साल के लिए नपोगे। फांसी भी हो सकती है। मुबारक अली सोचने लगा। और देवड़ा बोला, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जेल में अपनी सजा के दिन तुम एक बादशाह की तरह काटोगे। मुबारक अली चुप रहा। ठीक है, सोच लो, अच्छी तरह से सोच लो। देवड़ा बड़े सब्र से उसके दोबारा बोलने की प्रतीक्षा करता रहा। ये साला टाइम वेस्ट कर रहा है, फाल्के बोला।
इस इंस्पेक्टर को दफा करो, एकाएक मुबारक अली बोला। क्या? फाल्के आंखें निकाल कर बोला। उसने मुबारक अली की तरफ कदम बढ़ाया। देवड़ा ने फाल्के को रोका और उसे वहां से बाहर जाने का आदेश दिया। फाल्के निगाहों से मुबारक अली पर भाले बर्छियां बरसाता वहां से विदा हुआ। देवड़ा फिर मुबारक अली की तरफ आकर्षित हुआ। बड़े साहब, मुबारक अली धीरे से बोला, अपने वादे से फिर तो नहीं जाओगे? हरगिज नहीं, देवड़ा दृढ़ स्वर में बोला। तो फिर मेरा कहा मानो बाप। क्या? मुझे मारना पीटना हल्कान करना बंद कराओ। समझ लो हो गया। मुझे इंसान के बच्चे के खाने लायक खाना खिलाओ। अभी फौरन। उस इंस्पेक्टर को मेरे से दूर करो। वो तो गया, वो अब तुम्हारे करीब नहीं फटकेगा। और मुझे एक कॉपी पेंसिल दो। क्या? एक कॉपी या खुले कागज और एक कोई पेंसिल कलम। वो किस लिए? अपन तो मेरे को वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तरतीबवार सब कुछ बताना मांगता है। अपन तो मेरे को सब कुछ लिख कर देगा कि क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। अपन को कल सुबह तक कॉपी पेंसिल के साथ रहना मांगता है। कल सुबह जब अपन तो मेरे को कॉपी लौटाएंगा तो कुछ पूछने के वास्ते बाकी नहीं बचा होगा। अजीब बात है, देवड़ा उलझनपूर्ण स्वर में बोला। तुम अपना बयान लिख कर देना चाहते हो? मुबारक अली खामोश रहा। चलो, मंजूर की तुम्हारी बात, लेकिन सोहल का पता तो अभी बोलो। मुबारक अली ने इंकार में सिर हिलाया। कल तक अगर वो फरार हो गया तो? नहीं होएगा, लेकिन फिर भी बाप, ये न भूलो कि तुम मेरे 10 दिन का रिमांड लिया है और अभी खुद बोला है कि रिमांड और बढ़ाने की ज़रूरत हो सकती है। इतने दिन इंतज़ार कर सकते हो, कल तक नहीं? ठीक है, देवड़ा हथियार डालता हुआ बोला। मैं तुम्हारी तमाम ज़रूरतें पूरी करवाता हूँ। तब कहीं जाकर मुबारक अली के होंठों पर क्षीण सी मुस्कुराहट आई। तुकाराम के बताए कई निर्देशों में से एक तो पूरा हो गया था। रास्ते में कई जगह रुककर रास्ते की तस्दीक करता सोलंकी नल सरोवर पहुंचा। वहां सड़क पर एक ढाबा था जिसमें कुछ देहाती मौजूद थे। वहां भीतर घुसते ही सोलंकी को महसूस हुआ कि ढाबा तो दिखावे का था, असल में वहां कच्ची शराब की भट्टी चलती थी। उसने वहां से चंदानी के फार्म की बाबत सवाल किया। चंदानी के फार्म को जानने वाला तो वहां कोई ना निकला, लेकिन उसे बताया गया कि अगर वो बस वाली सड़क पर कोई आधा मील सीधा जाकर दाएं घूमता, फिर बाएं घूमता, फिर दोबारा थोड़ा सा बाएं घूमकर दाएं घूमता तो ठंडी सड़क नाम की एक लंबी सड़क आ जाती जिसके दोनों तरफ दूर दूर तक फार्म ही फार्म थे। वहां पहुंचकर वो उस फार्म के बारे में पूछ सकता था जिसकी कि उसे तलाश थी। सोलंकी सबका शुक्रगुजार हुआ और स्टेशन वैगन में जा बैठा। वो ठंडी सड़क पर पहुंचा। वहां हर फार्म के बाहर फाटक पर लेटर बॉक्स टंगा हुआ था जिस पर फार्म के मालिक का नाम लिखा हुआ था। वो आगे बढ़ता रहा। सड़क खत्म होने को आ गई, लेकिन उसे कहीं चंदानी का नाम लिखा ना दिखाई दिया। उसके मन में निराशा घर करने लगी। नाम न दिखाई देने पर उसे नए सिरे से ये पूछताछ करनी पड़नी थी कि वहाँ कोई ऐसा फार्म तो नहीं था जिस पर नाम तो किसी और का चलता हो लेकिन जिसमें रहता चंदानी हो। फिर तभी उसे दाई ओर के आखिरी फार्म के लेटर बॉक्स पर हरीशम चंदानी लिखा दिखाई दिया। सोलंकी ने चैन की सांस ली। वो स्टेशन वैगन को फार्म से आगे निकाल कर ले गया। आगे से वो उसे घुमा कर लाया, फिर फाटक के सामने से गुजरा। फाटक पर कोई चौकीदार वगैरह नहीं थे। उसने कार को आगे ले जाकर रोका और अपनी दाईं जेब में पड़ी रिवॉल्वर को टटोलता हुआ वापस लौटा। वो कम से कम 50 एकड़ का फार्म था। फाटक से फार्म के भीतर की तरफ जो राहदारी जा रही थी उसके दोनों तरफ सफेदी के दरख्त उगे हुए थे। तब तक सूरज डूबने को था जिसकी वजह से वातावरण में अंधेरा फैलने लगा था। उसने फाटक को ठेला तो उसे भीतर से बंद पाया। उसने एक बार दाएं बाएं देखा और फिर फाटक पर चढ़कर उसकी परली तरफ कूद गया। फिर पेड़ों की बाईं कतार की ओट लेता हुआ वो आगे बढ़ा। काफी आगे जाकर जब राहदारी अर्धवृत्ताकार में घूम गई तो आगे उसे एक 2 मंजिली इमारत दिखाई दी। इमारत से अलग हटकर एक अपेक्षाकृत आधुनिक इमारत थी जिसके आगे लगे 3 विशाल फाटक उसके गैरेज होने की चुगली कर रहे थे। गैरेज की तरफ एक पथरीली सड़क अलग से जाती थी। गैरेज के ऊपर जो कमरे थे वो शायद नौकरों के क्वार्टर थे, लेकिन उस वक्त किसी में भी रोशनी नहीं थी। मुख्य इमारत को भारी पर्दों से ढकी एक खिड़की के पीछे रोशनी का आभास मिल रहा था। उसके अलावा केवल इमारत की पोर्टिको में एक बत्ती जल रही थी। पेड़ों के पीछे से होता हुआ वो उस स्थान पर पहुंचा जो इमारत के सबसे करीब था। वहां से वो चुपचाप गैरेज तक पहुंच सकता था। फिर उसके पहलू से होता हुआ इमारत के पिछवाड़े में पहुंच सकता था। उसकी अकल उसे यही राय दे रही थी कि उसे इमारत के पिछवाड़े से भीतर दाखिल होने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो अभी भूला नहीं था कि बंबई में किस सहूलियत से सोहल ने उसे काबू में कर लिया था। वो नहीं चाहता था कि इस बार वैसा ही कुछ वहां चंदानी कर दिखाने में कामयाब हो जाता। अब फिर पकड़े जाने पर जरूरी नहीं था कि इस बार भी वो जिंदा ही छोड़ दिया जाता। अगर चंदानी डॉक्टर स्लेटर का कातिल नहीं था तब तो कोई बात नहीं थी। तब तो उसे अपने तीसरे और आखिरी शिकार मिराजकर तक पहुंचने का मौका मिल सकता था। लेकिन अगर वही कातिल था
तो उसके हाथों में पड़ जाने से सारी कहानी वहीं खत्म हो सकती थी। वो कई क्षण आहट लेता रहा और फिर सावधानी की प्रतिमूर्ति बना पेड़ों की ओर से निकलकर गैरेज की तरफ बढ़ा। उसने अभी 2 ही कदम बढ़ाए थे कि एकाएक पीछे से आवाज आई, खबरदार, जहां हूं वहीं रुक जाओ। अपने आप को कोसता हुआ वो रुका। कितनी शर्म की बात थी कि इतना सावधान होने के बावजूद उसे अपने पीछे किसी की उपस्थिति का भान नहीं हुआ था। बिना घूमे जेब से रिवॉल्वर समेत हाथ निकालो और रिवॉल्वर नीचे जमीन पर गिरा दो। दूसरा आदेश मिला। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं है, सोलंकी दबे स्वर में बोला। है, जैसा कहा गया है वैसा करो, वरना अभी शूट कर दिए जाओगे। उसने रिवॉल्वर समेत जेब से हाथ निकाला और रिवॉल्वर अपनी उंगलियों में से निकल जाने दी। मेरी तरफ घूमो, धीरे से। वो घूमा। उसने सामने चंदानी को खड़ा पाया। पता नहीं कब से वो उसके पीछे था और कैसे चल रहा था जो उसे अपने पीछे पत्ता तक खड़कता नहीं सुनाई दिया था। सोलंकी ने देखा कि उसके एक हाथ में रिवॉल्वर थी और दूसरे में टॉर्च थी। वातावरण में अभी रात का अंधेरा मुकम्मल तौर पर नहीं छाया था, लेकिन फिर भी चंदानी ने एक बार की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। ओहो, वो बोला, तुम्हें तो मैं भूल ही गया था। सोलंकी ने एकाएक सूखाए होंठों पर जुबान फेरी। डॉक्टर स्लेटर का कातिल होने की बाबत जो सवाल वो चंदानी से पूछना चाहता था वो उसके होठों से नहीं निकल रहा था, लेकिन उसका जवाब उसे बिना पूछे ही मिल चुका था। यकीनन वही आदमी डॉक्टर स्लेटर का कातिल था। सोलंकी नाम है तुम्हारा। भय और आतंक से जड़ सोलंकी हामी भी न भर सका। तुम्हें यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी फोन कॉल से मैं सावधान हुआ था और तुम्हारे यहाँ पहुंचने का इंतजार करने लगा था। मैंने? सोलंकी बड़ी कठिनाई से जुबान चला पाया। फोन नहीं किया था? क्या कहने, तुम समझते हो ऐसा झूठ बोलने से तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन मैं सच। चंदानी ने उसे शूट कर दिया। सोलंकी को यूं लगा जैसे किसी ने जोर से उसे धक्का दिया हो। उसके दोनों हाथ अपने हाथ ही उसकी छाती पर दिल के ऊपर जाकर पड़े। उसके घुटने मुड़ने लगे। फिर उसकी बुझती आंखों ने आखिरी बार चंदानी का चेहरा देखा। चंदानी उस घड़ी उसके पीठ के पीछे कहीं देख रहा था और उसके चेहरे पर हैरानी और आतंक के भाव थे। मरते वक्त सोलंकी यही सोच रहा था कि चंदानी एकाएक हैरान और आतंकित क्यों दिखाई देने लगा था। टूरिस्ट बस द्वारा विमल नल सरोवर पहुंचा। वही बस 2 घंटे बाद वहां से वापस जानी थी और विमल के ख्याल से उसे वहां 2 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला था। वहां वो सड़क पर मौजूद एक इकलौते ढाबे में पहुंचा और चाय की मांग की, जो कि बनी बनाई चाय की केतली में से उसे तुरंत पेश की गई। विमल ने चाय का एक घूंट दवा के तौर पर हलक से उतारा और फिर बिना किसी व्यक्ति विशेष से संबोधित हुए तनिक उस स्वर में बोला, यह स्प्रिंगडेल फार्म कहाँ है? किसी ने उत्तर ना दिया। यह स्प्रिंगडेल फार्म कहाँ है? सारे फार्म। इस बार कोई बोला, ठंडी सड़क पर ही है। ठंडी सड़क कहाँ है? मुखिया जी, इन्हें भी ठंडी सड़क पर ही जाना है। इन्हें भी बताओ ठंडी सड़क का रास्ता। भी क्या मतलब? अभी यहाँ। इस बार ढाबे का मालिक बोला। एक और आदमी भी किसी चंदानी साहब के फार्म का रास्ता पूछता आया था। यानी कि विमल सहज भाव से बोला, मेरा भाई यहाँ पहले से ही पहुँच गया। तुम्हारा भाई? हाँ, उम्र में मेरे से बड़ा, गठीला जिस्म, टूटी हुई नाक, स्टेशन वैगन पर। वही था। कितनी देर हुई उसे यहाँ से गए हुए? यही कोई 10-15 मिनट, और मेरा ख्याल था मैं पहले पहुँचूंगा। खैर, कहाँ हुई यह ठंडी सड़क? पहले कोई भी नहीं बोल रहा था। तब कई लोगों ने एक साथ उसे रास्ता समझाने की कोशिश की। पहले दाएं, फिर बाएं, दोबारा बाएं, फिर दाएं। विमल मन ही मन रास्ता याद करने लगा। फिर उसने चाय की कीमत अदा की और वहां से विदा हुआ। वो ठंडी सड़क पर पहुंचा। उसने पहले फार्म के भीतर टहलते एक आदमी को आवाज लगाकर तस्दीक भी कर ली कि वही ठंडी सड़क थी। वो आगे बढ़ा। सड़क के परले सिरे के करीब पहुंचने पर उसे एक और सोलंकी की स्टेशन वैगन खड़ी दिखाई दी, यानी कि वो सही राह पर था। फिर एक फार्म की 4 दीवारी के करीब उसे एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिखाई दिया जिस पर स्प्रिंगडेल फार्म्स लिखा था। वो उस फार्म के फाटक पर पहुंचा तो उसे उसके लेटर बॉक्स पर हरीश एम चंदानी लिखा दिखाई दिया। विमल ने फांद कर फाटक पार किया और उससे आगे भीतर जाती राहदारी पर कदम रखने की जगह सफेदे के जंगल में घुस गया। जंगल में बहुत गहरा पैठ करता चलता हुआ वो इमारत के करीब पहुंचा, लेकिन वहां से इमारत का रुख करने के स्थान पर वो पहले ही रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ इमारत से पार निकल गया। काफी आगे जाकर जब वो वापस घूमा तो उसने स्वयं को 3 फाटकों वाले गैरेज के पहलू में पाया। गैरेज की ओर से वो इमारत की तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। पेड़ों की ओट लेता वो गोली की आवाज की दिशा में लपका। वो थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि थमक कर खड़ा हो गया। ऐन उसके सामने उसकी तरफ पीठ किए सोलंकी धराशायी हो रहा था और उसके सामने एक स्याह काले बालों वाला और बालों के बीच में मांग निकालने वाला रौबदार आदमी खड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी जिसके नाल में से तब भी धुआं निकल रहा था।
उसकी निगाह विमल पर पड़ी तो उसके नेत्र फट पड़े। उसने तुरंत रिवॉल्वर वाला हाथ फिर सीधा किया। विमल ने गोली चलाई। गोली चंदानी की दाई टांग में लगी। तत्काल उसके हाथ से रिवॉल्वर निकल गई और वो पछाड़ खाकर नीचे गिरा। विमल ने उसके हाथ से निकली रिवॉल्वर उठाई और उसकी गोलियां निकालकर पहले गोलियां और फिर रिवॉल्वर दरख्तों में उछाल दी। फिर उसने झुककर सोलंकी का मुआयना किया। सोलंकी मर चुका था। वो चंदानी की तरफ आकर्षित हुआ। गोली चंदानी की दाई टांग में घुटने से नीचे लगी थी और जख्म में से भल भल खून बह रहा था। चंदानी गले में एक रेशमी मफलर बांधे था। विमल ने वो मफलर खींच लिया और उसे कसकर चंदानी की टांग पर जख्म से थोड़ा ऊपर बांधा। खून बहना फौरन बंद हुआ। अब वो हौले हौले रिसने लगा। विमल जानता था कि जख्म के ऊपर खून का थक्का जमते ही वो रिसना भी बंद हो जाने वाला था। रिवॉल्वर हाथ में थामे वो इमारत की तरफ बढ़ा। सारी इमारत की बत्तियां जलाता हुआ वो दोनों मंजिलों पर घूम आया। उसने गैरेज के ऊपर बने नौकरों के क्वार्टरों में भी झांका। कहीं कोई नहीं था। वो वापस लौटा। तब तक बाहर रात पड़ चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि वो इमारत की सारी बत्तियां जला चुका था इसलिए बाहर भी रोशनी थी। चंदानी को उसने उस दिशा में सरकता पाया जिधर विमल ने उसकी रिवॉल्वर और गोलियां फेंकी थी। विमल ने उसे इतनी जोर से बाहें झटक कर उठाया कि उसकी चीख निकल गई। विमल उसे सहारा देकर ग्राउंड फ्लोर के उस कमरे में लाया जो कि ड्राइंग रूम की तरह सजा हुआ था। विमल ने उसे एक सोफा चेयर पर धकेल दिया। घर में तुम्हारे सिवाय और कोई क्यों नहीं है? विमल बोला। नौकर चाकर नहीं है यहाँ कोई? मेरी टांग, वो कराह कर बोला। हाय मेरी टांग, जवाब दो। डॉक्टर को बुलाओ। पहले जवाब। आज शाम को मैंने नौकर और मालियों की छुट्टी कर दी थी। क्यों? ताकि कत्ल का कोई गवाह ना रहे। कत्ल? जो तुम अभी करके हटे हो, सोलंकी का। उससे पहले सोनपुर में डॉक्टर स्लेटर का कत्ल भी तुमने किया था। उसने उत्तर ना दिया। जवाब दो। मेरी टांग, मैं दर्द से मर जाऊंगा। डॉक्टर, पहले जवाब दो। हाँ। क्या हाँ? मैंने डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया था। मालूम तो है तुम्हें? अब तुम्हारी जुबानी सुनकर ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। विमल बाहर को बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? तुरंत चंदानी ने आंत्रनाद किया। मेरे लिए डॉक्टर। विमल ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। बगल में उसने एक बेडरूम देखा था जिसके एक कोने में राइटिंग डेस्क लगा हुआ था। विमल ने वहां से एक बॉल पॉइंट पेन और एक कागज बरामद किया और वापस लौटा। ड्राइंग रूम की सेंटर टेबल के नीचे पड़ी एक पत्रिका उठाई। पत्रिका को कागज के नीचे लगाकर कागज और पेन चंदानी की तरफ बढ़ाया। तुमने डॉक्टर को फोन कर दिया? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। अभी नहीं, विमल बोला। मैं मर जाऊंगा। नहीं मरोगे। मरोगे तो इतनी आसानी से नहीं मरोगे। ये क्या है? कागज है, पेन है। मैं इसका क्या करूं? अपनी करतूत अपनी हैंडराइटिंग में इस पर दर्ज करो। हरगिज नहीं। विमल ने आह भरी। उसने कागज पेन उसकी गोद में डाल दिए और नीचे झुककर उसकी टांग पर मजबूती से बंधा मफलर खोल दिया। अब देखना, वो भावहीन स्वर में बोला। चंदानी ने दहशतनाक निगाहों से जख्म की तरफ देखा जहां से खून एकाएक फिर से बहने लगा था। मफलर बंधा होने की वजह से जख्म पर जो खून का थक्का जमा था वो खून के नए प्रवाह के आगे ना टिक सका। अब क्या ख्याल है? विमल बोला। खून बंद करो। चंदानी आतंकित भाव से बोला। खुद कर लो। मैं मफलर नहीं बांध सकता। मैं जोर नहीं लगा सकता। कोशिश कर देखो। मैं नहीं कर सकता। प्लीज खून बंद करो। भगवान के लिए खून बंद करो। तुम लिख रहे हो? हाँ हाँ, जो तुम कहो लिखता हूं। जो मैं कहूं नहीं, जो हकीकत है। हाँ हाँ। विमल ने मफलर फिर बांध दिया। मैं मर जाऊंगा। वो कराहा। ऐसा हो सकता है, लेकिन मफलर बंधा होने की वजह से ऐसा होने में वक्त लगेगा। तुम जितनी जल्दी लिखकर खत्म करोगे उतनी ही जल्दी मैं डॉक्टर को फोन करूंगा। लेकिन मुझे कोई ऐतराज नहीं। तुम जितनी मर्जी लेकिन लगाओ, मुझे कोई जल्दी भी नहीं। लेकिन देखना, और थोड़ी देर बाद तुम्हारे में कलम पकड़ने जितनी भी ताकत नहीं रहेगी। और फिर मैं लिखता हूं। कांपते हाथों से उसने कागज पेन संभाला और बोला। क्या लिखूं? तुम्हें पता है, मैंने सोनपुर जाकर चंदानी ने बोल बोल कर लिखना आरंभ किया। डॉक्टर स्लेटर का खून किया ताकि मेरे नए चेहरे का राज ना खुलने की मुझे गारंटी हो जाती। डॉक्टर स्लेटर अपने ऑफिस में बैठा था जिसकी एक खुली खिड़की में से मैंने उसे शूट कर दिया था। फिर आज आई एक टेलीफोन कॉल से मुझे लगा कि कोई मेरा राज जानता था। मुझे उसके यहाँ आने की उम्मीद थी, इसलिए मैं नौकरों चाकरों को छुट्टी देकर उसका यहाँ आने का इंतजार करने बैठ गया था। वो क्या नाम था उसका? सोलंकी। सोलंकी यहाँ पहुंचा था तो मैंने उसे शूट कर दिया था। और काफ़ी है, नीचे साइन करो। उसने इबारत के नीचे एच.जे.एन. चंदानी लिखा। दूसरा नाम भी लिखो, प्लास्टिक सर्जरी से पहले वाला। उसने हरीश जेठामल मूल चंदानी लिखा। गुड, विमल बोला और उसके हाथ से कागज ले लिया। उसने कागज को 2 बार तह किया और उसे अपनी जैकेट के भीतरी जेब में रख लिया। अब तुम मुझे डॉक्टर बुला के दोगे? वो आशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं नहीं,
वो फिर आतंकित हो उठा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास भेजने का इंतजाम करने लगा हूं। मैं इस हालत में कैसे डॉक्टर के पास जा सकूंगा? जा सकोगे, जो डॉक्टर मेरे जहन में है उसके पास जा सकोगे। किसके पास? डॉक्टर एल्सलेटर के पास। विमल ने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पर बंधा मफलर खोल दिया। बुधवार सुबह 11 बजे के करीब मुबारक अली को एसीपी देवड़ा के पुलिस हेडक्वार्टर की 5वीं मंजिल पर स्थित ऑफिस में पेश किया गया। तुमने जो लिखना था लिख लिया? देवड़ा ने पूछा। हाँ, मुबारक अली कठिन स्वर में बोला। उसने देवड़ा को कॉपी में तय किए 5-6 कागज दिखाए। अपुन ने अपना मुकम्मल बयान लिखकर ये कागज कापी से फाड़ लिए हैं। लाओ, देवड़ा ने हाथ बढ़ाया। मुबारक अली ने इंकार में सिर हिलाया। क्या मतलब? अपना ये बयान अपुन कमिश्नर साहब को देना मांगता है। क्यों? देवड़ा के माथे पर बल पड़ गए। बाप, सोहल की गिरफ्तारी पर 2 लाख का इनाम भी तो है। तो मेरे को जेल करा के इनाम आप लोग खा गए तो क्या बकता है? अपुन ये बयान पुलिस के, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, फुल बड़े साहब के सिवाय किसी को नहीं देने का है। पालके, देवड़ा गर्ज पड़ा। इसके हाथ से कागज छीन लो। किसी ने मुबारक अली गला फाड़ कर चिल्लाया। मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं सारे कागज खा जाऊंगा। उसकी तरफ बढ़ने को तत्पर फालके और 2 हवलदार ठिठके। फालके ने प्रश्नसूचक नेत्रों से देवड़ा की तरफ देखा। इस स्टंटबाजी का कोई फायदा है मुबारक अली? वो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अपन जो बोल दिया। और अपन कमिश्नर से मुलाकात को बोला। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? प्रधानमंत्री से नहीं। कमिश्नर साहब बहुत बिजी हैं। वो बाप, सारे फैसले खुद ही किए जा रहे हो। जरा कमिश्नर साहब से भी बात करो। क्या पता वो इतने बिजी ना हो। तुम्हारी जिद बेहुदा है। बेहुदा आदमी जो ठहरा मैं, और मेरी समझ से बाहर है। मुबारक अली खामोश रहा। फिर देवड़ा ने हिचकिचाते हुए फोन की तरफ हाथ बढ़ाया। कमिश्नर का ऑफिस इमारत की पहली मंजिल पर था। देवड़ा, फालके और 2 सशस्त्र हवलदारों की निगरानी में मुबारक अली को कमिश्नर के ऑफिस में ले जाया गया। सुना है? कमिश्नर उससे सिर से पांव तक देखता हुआ बोला। तुम अपनी कोई हल्फिया बयान सिर्फ मुझे सौंपना चाहते हो? जी हाँ, मुबारक अली बड़े अदब से बोला। क्या है उस बयान में? उसमें पूरा बयान है कि कैसे जोहरी बाजार में 2 बार डकैती की कोशिश हुई और उसमें कौन कौन शामिल थे। उसमें सोहल का आज का पता भी है। अपन सोहल तक पहुंचने को बाकायदा नक्शा बनाया है। ऐसा? कमिश्नर के नेत्र चमक उठे। जी हाँ। वो बयान कहाँ है? मेरे पास है, मुझे दो। देता है बाप, तो मेरे लिए ही तो लाया है। लेकिन पहले एक बात पक्की करो। क्या? कि अपन को सजा भी होएगा तो छूटने के बाद सोहल को पकड़वाने पर लगे इनाम की रकम अपन को मिलेगा। जरूर मिलेगी। ये बात अपन तो मेरे मुंह से सुनना चाहता था बाप। अब सुन लिया? हाँ, और यकीन भी आ गया। तो फिर कागजात लाओ फौरन बाप, अब भी का भी। मुबारक अली कमिश्नर के विशाल मेज का घेरा काटकर उसके पहलू में पहुंचा। उसने हाथ लंबा करके कागज कमिश्नर को सौंप दिए। कमिश्नर ने कागजों को उल्टा पलटा। मुबारक अली की हिंदी पढ़ने में उसने दिक्कत महसूस की तो उसने नक्शे वाला पृष्ठ निकाला। नक्शे पर कई जगहों के नाम लिखे थे और कई गलियों और सड़कों को दर्शाती आड़ी तिरछी लकीरें खींची हुई थी। ये क्या है? फिर कमिश्नर उलझनपूर्ण स्वर में बोला। मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। कहाँ है ये सोलापुर हॉल जिसके बाजू के होटल में इस वक्त सोहल मौजूद है? एरियन रोड पर। वो कहाँ है? मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना इस रोड का। मैं समझाता हूँ। मुबारक अली एकाएक आगे बढ़कर कमिश्नर की कुर्सी के पहलू में पहुंच गया। बाप, ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हुआ और ये बाजू में। उस घड़ी कमिश्नर की निगाह कागज पर बने नक्शे पर थी और कमरे में मौजूद पुलिसियों की निगाह कमिश्नर पर थी। एकाएक मुबारक अली ने झपट्टा मारकर कमिश्नर की कुर्सी के पीछे मौजूद बंद खिड़की के शीशे के पल्ले खोले और बाहर छलांग लगा दी। ऑफिस में हाहाकार मच गया। पहले सबने यही समझा कि मुबारक अली ने आत्महत्या करने की नीयत से बाहर छलांग लगाई थी, लेकिन जब वे एक दूसरे से उलझते खिड़की के करीब पहुंचे तो उन्होंने पाया कि मुबारक अली खिड़की की चौखट से नीचे प्रोजेक्शन से नीचे पार्किंग में खड़ी एक मारुति वैन की छत पर, जो कि बुरी तरह से पिचक गई, और वहां से एक पहले से स्टार्ट खड़ी उस मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर कूद चुका था जिसका ड्राइवर एक ऐसी हेलमेट पहने था जिससे उसका मुकम्मल चेहरा ढका हुआ था। किसी के मुंह से पकड़ो की आवाज भी निकलने से पहले मोटरसाइकिल वहां से दूर भागी जा रही थी। जब तक नीचे कंपाउंड में मौजूद पुलिसियों को पकड़ो पकड़ो की दुहाई सुनाई दी, तब तक वहां पकड़ने को कुछ भी नहीं रखा था। फिर कमिश्नर खुद कहीं टेलीफोन ठकठकाने लगा। देवड़ा कंट्रोल रूम की तरफ भागा और फालके नीचे को दौड़ा। पुलिस की पहली जीप हेडक्वार्टर से निकलने से पहले ही मोटरसाइकिल सड़क पर कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी। तब तक वायरलेस पर रोड ब्लॉक्स के आदेश दंदनाए जा चुके थे। मोटरसाइकिल क्राफर्ड मार्केट की पार्किंग में जाकर रुकी। तत्काल ड्राइवर ने हेलमेट उतारकर मोटरसाइकिल के हैंडल पर टांग दी। ड्राइवर वागले था।
उसने मुबारक अली की बाह पकड़ी और उसे करीबी खड़ी एक डिलीवरी वैन तक लाया, जिसके पृष्ठभाग का दरवाज़ा खोले इरफान अली खड़ा था। उनके वैन के भीतर दाखिल होते ही इरफान अली ने दरवाजे के पट बंद कर दिए और स्वयं वहां से हट गया। वैन के भीतर वागले ने मुबारक अली को टैक्सी ड्राइवरों द्वारा पहने जाने वाली खाकी वर्दी, बमे चपरास और टोपी दी, जो कि मुबारक अली ने पहन ली। खुद वागले ने अपनी चमड़े की जैकेट और पैंट उतारकर एक शानदार शूट पहन लिया। उसने वैन का पिछला दरवाज़ा खोला। ऐन उसी घड़ी वहां एक टैक्सी आकर रुकी। इरफान अली टैक्सी की ड्राइविंग सीट से हटा और पीछे बैठ गया। वागले और मुबारक अली वैन से बाहर निकले। मुबारक अली ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वागले पीछे इरफान अली के साथ बैठ गया। मुबारक अली टैक्सी वहां से निकालकर सड़क पर ले आया। मोटरसाइकिल और डिलीवरी वैन दोनों चोरी की थी, जो कि पीछे पार्किंग में खड़ी रह गई। धारावी तक उन्हें 3 जगह रोड ब्लॉक मिला, लेकिन वे निर्विघ्न तीनों जगह से पार हो गए। एक तो पुलिसियों का प्रमुख निशाना मोटरसाइकिल सवार थे और दूसरे हर पुलिसी ने तवज्जो टैक्सी की सवारियों की तरफ दी, न कि टैक्सी के ड्राइवर की तरफ। अब हमें उतार दो, धारावी पहुंचने पर वागले बोला। अब आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मंजूर, मुबारक अली बोला। छुड़वाने का शुक्रिया। शुक्रिया ऊपर वाले का करो। तुम्हारी कमिश्नर के सामने पेशी की बात कबूल ना की जाती तो स्कीम फेल थी। हाँ, मुबारक अली के चेहरे पर पहली बार हंसी आई। 5वीं मंजिल की खिड़की से कूदने पर तो अब उनका उधर ही काम हो जाता। ये कुछ रुपए रख लो। वागले ने नोटों की एक मोटी गड्डी उसे दी। तुकाराम ने भेजे हैं, तुम्हारे काम आएंगे। तुकाराम को मेरा सलाम बोलना। मुबारक अली कृतज्ञ भाव से बोला। और बोलना, अगर मुबारक अली जिंदा रहा तो कभी उसके किसी काम आके दिखाएगा। बोल दूंगा। टैक्सी और मुबारक अली को वहां छोड़कर वागले और इरफान अली वहां से विदा हो गए। बृहस्पतिवार की दोपहर से पहले विमल फिर सोनपुर में था। नल सरोवर से अहमदाबाद तक वो सोलंकी की स्टेशन वैगन में आया था, लेकिन फिर भी वो उसी रात को राजनगर की ट्रेन नहीं पकड़ सका था। बुधवार को दोपहर चलने वाली गाड़ी पर वो अहमदाबाद से सवार हुआ था, जिसने उसे अगली सुबह राजनगर पहुंचाया था, जहां से कि बस द्वारा वो सोनपुर पहुंचा था। उसके आगमन की आहट पाकर जैक और रिची इमारत से बाहर निकले। जैक एक बैसाखी का सहारा लिए था और उसका चेहरा बदरंग था। दोनों की सूरतों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे लौटा देखकर वे सख्त हैरान हुए थे। हमें, रिची बोला। उम्मीद नहीं थी कि तुम लौट कर। दिख रहा है मुझे, विमल बेसब्रेपन से बोला। हेल्गा कहाँ है? सोलंकी कहाँ है? जैक बड़े झगड़ालू स्वर में बोला। लगता है, विमल का स्वर हिंसक हो उठा, अभी तेरे दूसरे पाँव को भी गोली की सेक की जरूरत है। मैंने पूछा है हेल्गा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। विमल को दोनों आदमियों के पीछे दरवाजे से जरा भीतर खड़ी हेल्गा दिखाई दी। वो बड़ी मजबूती से अपने दोनों हाथों में एक राइफल थामे थी, जिसकी नाल का रुख विमल की छाती की तरफ था। पहले कभी राइफल थामी है? विमल बोला। खबरदार, जरूरत तुम्हारे खबरदार होने की है। जैसे राइफल थामे हो वैसे ही घोड़ा खींचोगी तो गोली आसमान की तरफ जाएगी, तुम्हारी कलाई में मोच आ जाएगी। टूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और तुम ड्रम की तरह जो कि तुम हो पीछे फर्श पर लुढ़की पड़ी होगी। मेरी फिक्र मत करो, हेल्गा सख्ती से बोली। ये बताओ कि वापस कैसे आ गए? कैसे आ गए क्या मतलब? मैंने कहा था मैं वापस आऊँगा। सोलंकी कहाँ है? मर गया। चंदानी ने उसका खून कर दिया। चंदानी ने या तुमने? चंदानी ने, विमल बड़े सब्र से बोला। वो आगे बढ़ा। हेल्गा क्वेश्चन राइफल ताने रही, लेकिन फिर विमल को रुकता ना पाकर उसे अपने सिर पर आन खड़ा पाकर उसने राइफल झुका ली। अंदर चलो, विमल उनसे पहले भीतर दाखिल होता हुआ बोला। तुम लोगों को कुछ दिखाना है। विमल उस गलियारे में आगे बढ़ा जिसमें डॉक्टर स्लेटर का ऑफिस था, तो पीछे तीनों सिर जोड़कर आपस में खुसर फुसर करने लगे। तीनों में से सिर्फ हेल्गा की आवाज़ रह रहकर ऊंची हो जाती थी। ऑफिस में पहुंचकर विमल डॉक्टर स्लेटर के विशाल टेबल से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। तीनों पिछली बार की तरह उसके सामने आन खड़े हुए। हेल्गा आगे और जैक और रिची उसके तनिक पीछे उसके दाएं बाएं। हेल्गा ने राइफल फिर उसकी तरफ तान दी। विमल हंसा। मैं इसे जरूर चलाऊंगी, हेल्गा दांत पीसती हुई बोली, बिना इस बात की परवाह किए कि ये मुझे चलानी नहीं आती, बिना इस बात की परवाह किए कि इसमें से निकली गोली किधर जाएगी, उससे तुम मरोगे या कोई और। तुम चलाना क्यों चाहती हो इसे? क्योंकि मुझे दाल में काला नजर आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा लौटना मुझे हैरान कर रहा है। मैंने कहा था मैं लौटूंगा। हाँ कहा था, यानी कि तुम्हें उम्मीद नहीं थी मेरे लौट आने की। क्यों लौटे हो? जवाब में विमल ने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, हेल्गा चिल्लाई। मेरी जेब में एक कागज़ है जिसे निकालकर मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। कागज़ ही निकले, वो चेतावनी भरे स्वर में बोली। विमल ने जेब में हाथ डालकर चंदानी का लिखा कागज़ निकालकर उसे खोलकर सीधा किया और आगे बढ़कर हेल्गा की तरफ बढ़ाया। हेल्गा हिचकिचाई। कागज़ थामने के लिए राइफल से एक हाथ हटाना ज़रूरी था,
और एक हाथ से राइफल चल नहीं सकती थी। अंत में उसने राइफल रिची को सौंप दी और बोली, निगाह रखना इस पर। रिची ने सहमति में सिर हिलाया और राइफल लेकर विमल की तरफ तान दी। हेल्गा ने कागज लेकर उसे अपने सामने यूं करके पढ़ना आरंभ किया कि जैक और रिची भी पढ़ सके। विमल मेज के साथ टेक लगाए प्रतीक्षा करता रहा। फिर सबसे पहले हेल्गा ने कागज पर से सिर उठाया। ये कागज, वो बोली, जाली भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? विमल झुंझलाया। देख नहीं रही हो कि नीचे चंदानी का असली नाम भी लिखा है, हरीश जेठामल मूलचंदानी। तो ये हुआ मूड औरत कि तुमने मुझे सिर्फ चंदानी नाम बताया था। अगर ये कागज मैंने जाली बनाया है तो मुझे कैसे मालूम हुआ कि चंदानी का असली और पूरा नाम हरीश जेठामल मूलचंदानी था? यह ठीक कह रहा है, रिची बोला। चंदानी तुम्हें ये लिख कर देने को तैयार कैसे हो गया? हेल्गा पूरी ढिठाई के साथ बोली। वो मेरी गोली से घायल हुआ था और डॉक्टरी इमदाद के लिए पुकार रहा था। ऐसी हालत में वो मेरा कहा मानने से इनकार नहीं कर सकता था। फिर तो ये जबरदस्ती हासिल किया हुआ बयान हुआ। ऐसा बयान तो झूठा भी हो सकता है। ऐसा खुद को फंसाने वाला झूठ बोलने से उसे क्या फ़ायदा? उसे नहीं, तुम्हें तो फ़ायदा है ऐसे झूठ से। मुझे क्या फ़ायदा? इस तरह तुम हमें ये यकीन दिला सकते हो कि डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी को तुमने नहीं मारा। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी को मारने की? ताकि तुम्हारे नए चेहरे का राज ना खुले। तो फिर मैंने पिछली बार तुम तीनों को क्यों नहीं मार डाला? हेल्गा को जवाब न सूझा। ये ठीक कह रहा है, रिची बोला। ये हमें बातों में उलझा रहा है, हेल्गा बुनबुनाई। हेल्गा, ये ठीक कह रहा है। अगर इसने डॉक्टर और सोलंकी का कत्ल किया होता तो इसने हमें भी जिंदा ना छोड़ा होता। इसे क्या ज़रूरत है हमें बातों में उलझाने की? होगी कोई ज़रूरत, हेल्गा जिद भरे स्वर में बोली। मुझे इस आदमी का भरोसा नहीं। मुझे खुद तुम्हारा भरोसा नहीं, विमल चिढ़कर बोला। मुझे तो तुम तीनों एक ही नंबर के अक्ल के अंधे लग रहे हो। खबरदार, हेल्गा ने रिची के हाथ से राइफल झपट कर विमल की तरफ तान दी। खबरदार जो। हेल्गा, रिची विरोधपूर्ण स्वर में बोला, जरा सब्र से काम लो। जब ये आदमी हमारे साथ ठीक से पेश आ रहा है तो हमें भी इसके साथ ठीक से पेश आना चाहिए। जो ये कह रहा है ठीक कह रहा है। ये इतनी शिद्दत से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि इसने डॉक्टर स्लेटर और सोलंकी का कत्ल नहीं किया, जबकि आसान काम इसके लिए यही था कि पिछली बार ही ये हम तीनों को भी मार डालता। मैं इसकी जगह होता और मैंने डॉक्टर का कत्ल किया होता तो मैं यकीनन यही करता। लेकिन, और फिर खुद अपना कहा याद करो। इसके यहाँ से जाने के बाद तुमने कहा था कि ये लौट कर नहीं आएगा और यही इसके कातिल होने का सबूत होगा, लेकिन ये तो लौट कर आ गया है। हेल्गा के चेहरे पर गहन अप्रसन्नता के भाव उभरे। प्रत्यक्ष उसे यूं जिच हो जाना पसंद नहीं आ रहा था। फिर उसने कंधे झटकाए और बोली, ठीक है, ऐसा है तो ऐसे ही सही। कैसे है? विमल बोला। कैसे ही सही? तुम मंजूर करती हो कि चंदानी ने डॉक्टर स्लेटर का कत्ल किया था? हाँ, वो यूं बोली जैसे कबूल करते हुए उसका कलेजा फटा जा रहा हो। फिर उसने यूं रिची की तरफ देखा जैसे उससे किसी मदद की गुहार कर रही हो। हेल्गा, रिची धीरे से बोला, इस आदमी ने बहुत जहमत उठाई है अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए। मेरे ख्याल से अब हमें इससे हकीकत छुपाकर नहीं रखनी चाहिए। हेल्गा ने जोर से थूक निकली। उसकी उंगलियां एकाएक राइफल पर कस गई। हकीकत? विमल तीखे स्वर में बोला। कैसी हकीकत? हेल्गा ने बेचैनी से पहलू बदला। कहीं मेरे नए चेहरे का पर्दाफाश तुम लोग कर ही तो नहीं चुके हो? खबरदार, जवाब देने की जगह हेल्गा उसकी ओर राइफल तानती हुई बोली, वहां से हिलना नहीं। बेवकूफ़ औरत, विमल असहाय भाव से बोला। इंतजार नहीं हुआ तेरे से? इतना भी इंतजार न हुआ जितना का तेरा वादा था? वो क्या है कि, रिची खेतपूर्ण स्वर में बोला, हम में से किसी को भी यकीन नहीं आया था कि तुम सच ही अपने आप को बेगुनाह साबित करने के ख्वाहिशमंद थे। हम समझे थे कि अहमदाबाद भी तुम चंदानी की नहीं सोलंकी की फिराक में गए थे, जो कि एक बार तुम्हारे चुंगल से बच निकला था और तुम उसे दोबारा पकड़कर उसका काम तमाम करना चाहते थे। हेल्गा का तो दावा था कि तुम वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए उसे 18 तारीख तक इंतजार करना बेमानी लग रहा था। और हेल्गा कहती थी, अरे भाड़ में झोंको इसको और इसके कहने को। मुझे ये बताओ तुमने किया क्या है? मैंने नहीं, हेल्गा ने। इसी ने सही। क्या किया? मेरी खबर पुलिस को कर दी? नहीं तो इकबाल सिंह को। क्या? तुम्हारी फाइल तो यहाँ थी ही। सोलंकी ने उसे अप टू डेट भी किया हुआ था। वो फाइल ये बताती थी कि तुम्हारे नए चेहरे की जानकारी पुलिस से ज़्यादा कारआमद इकबाल सिंह के लिए हो सकती थी। तो हमने इकबाल सिंह को फ़ोन किया और फिर इकबाल सिंह के निर्देश पर रजिस्टर्ड डाक से फाइल को बम्बई भेज दिया। शाबाश, कोई कुछ न बोला। ये कब की बात है? सोमवार की। यानी कि मेरे पीठ फेरते ही तुम लोगों ने मेरा कल्याण कर दिया। तीनों उससे निगाह चुराने लगे। अपनी इस करतूत के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों मौजूद हो? यहाँ इकबाल सिंह का एक आदमी आने वाला है। इस बार भी रिची ने ही उत्तर दिया। काहे को? हमें रुपया देने। इकबाल सिंह ने कहा था कि अगर फाइल उसके मतलब की हुई तो वो हमें उसकी करारी कीमत देगा। कितनी?
10 लाख। अपनी काली जुबान की कीमत। विमल ने आग्नेय नेत्रों से अब भी उसकी तरफ राइफल ताने खड़ी हेल्गा की तरफ देखा। तूने 10 लाख रुपए लगाई? मैंने तो, रिची बोला, हेल्गा को कहा था कि भारी गलती की मैंने तुम लोगों को भरोसे के काबिल लोग समझकर। कितना अच्छा होता मेरे लिए अगर मैंने पहली बार यहाँ आते ही तुम तीनों को शूट कर दिया होता। उसने आगे बढ़कर हेल्गा के हाथों से राइफल नोच ली। अभी भी मैं यही करूँ तो क्या हर्ज है? तुम समर्थ आदमी हो। तब जैक पहली बार बोला। उसके स्वर में आतंक का स्पष्ट पुट था। आखिर विमल की गोली का मजा तो सिर्फ उसी ने चखा था। तुम फिर नया चेहरा हासिल कर सकते हो। नहीं कर सकता, विमल बोला। डॉक्टर स्लेटर ने कहा था कि ऐसा ऑपरेशन जिंदगी में एक ही बार मुमकिन था। ओह, जो हुआ, रिची बोला, हमें उसका अफसोस है। मुझे दिखाई दे रहा है अफसोस। अब जैक गिड़गिड़ाया। अगर तुम हमारी जान बख्शी करो तो। वो तो मैंने कर दी, विमल गहरी सांस लेकर बोला। तुम मेरा जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके हो। अब तुम्हारी जान लेने से मुझे क्या फायदा? मूर्ख को मारने की मूर्खता करने से मुझे क्या हासिल? तीनों के सिर झुक गए। विमल ने राइफल एक और फेंक दी और भारी कदमों से बाहर की तरफ बढ़ा। सिर्फ कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी की अहम तरीन मुराद पूरी करके, जो नया चेहरा हासिल करके वो वहां से विदा हुआ था, वो आज उससे छिन चुका था। सोलंकी की आखिरी हिदायत जैसे उसके लिए श्राप बन गई थी। उसने ठीक कहा था कि अगर वो जिंदगी में दोबारा कभी वहां लौट कर आया तो उससे उसका नया चेहरा छिन जाएगा। नया चेहरा चाहे सोलंकी ने खुद नहीं छीना था, लेकिन छिन वो उससे चुका था। पता नहीं अभी उसके कितने इम्तिहान और बाकी थे। पता नहीं एक आवारागर्द कुत्ते की तरह दूर दूर करती उसकी जिंदगी ने अभी कितनी देर और यूं ही आगे खिसटना था। दाता, तू करता करण में नाही, जा हो करी ना होई। वो इमारत से बाहर निकला। उसने अपने सामने निगाह दौड़ाई। अब जाना कहाँ? तो दोस्तों, ये था किस्मत का खेल नॉवल का फाइनल पार्ट। आपको ये नॉवल कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।